नमस्कार, उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। उत्तराखंड में निकाय चुनाव पर मची रार के बीच स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 की घोषणा कर दी गई है और जिसमें मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना हुआ है, जबकि राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र पहले स्थान पर है। वहीं उत्तराखंड राज्य की बात करें तो शहरों को साफ रखने के लिए मामले में उत्तराखंड देश के 28 राज्यों के बीच 19वें स्थान पर है। इस साल महज 2 निकायों देहरादून और मुनिकीरेती को पुरस्कार मिलने से सफाई के मोर्चे पर उत्तराखंड का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा। आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 प्रदान किए। वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण में इंदौर और सूरत को देश के सबसे स्वच्छ शहर के रूप में चुना गया। नवी मुंबई तीसरा स्थान पर रहा। शानदार प्रदर्शन वाले राज्यों की श्रेणी में महाराष्ट्र ने पहला स्थान हासिल किया और जिसके बाद एमपी और छत्तीसगढ़ रहे। वहीं 1 लाख से कम आबादी वाले सभी शहरों की श्रेणी में महाराष्ट्र के सासवड को सबसे स्वच्छ शहर का पुरस्कार दिया गया। देहरादून नगर निगम को 1 लाख से अधिक आबादी और मुनिकीरेती नगर पालिका को 1 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में राज्य के सबसे स्वच्छ शहर के तौर पर पुरस्कार मिला। वहीं देहरादून की बात करें तो दून स्वच्छता सर्वेक्षण में इस बार एक कदम ही आगे बढ़ा। देश भर के 446 शहरों में किए गए इस सर्वेक्षण में देहरादून को 68वीं रैंक मिली और जबकि पिछले साल देहरादून 69वीं रैंक पर था। वहीं इस स्वच्छ सर्वेक्षण के सामने आने के बाद राज्य में सियासत गर्मा गई। विपक्ष ने स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्तराखंड के प्रदर्शन को बेहद निराशाजनक बताया, जबकि सत्ता पक्ष का कहना है कि राज्य ने बेहतर प्रदर्शन किया है। देहरादून ने एक कदम आगे बढ़ते हुए 68वीं रैंक हासिल की है। उत्तराखंड राज्य है, मात्र 2 निकायों को इसमें पुरस्कार मिला है। इतना निराशाजनक प्रदर्शन। निश्चित रूप से जो परिणाम सामने आए हैं बहुत ही निराशाजनक हैं। सरकार करोड़ों रुपया स्वच्छता अभियान में खत्म कर रही है। आपने देहरादून का ही देखा होगा कि किस तरीके से करोड़ों रुपयों का हेरफेर हुआ है और सफाई के नाम पर देहरादून भी 68वें नंबर में है पूरे उसमें। और अगर पूरे राज्यों की रैंकिंग करें तो राज्यों की रैंकिंग में भी राज्य हमारा 19वें नंबर पे है। और यहाँ नमामि गंगे के नाम पर कर लीजिए, चाहे आप कूड़ा निस्तारण पर का कार्यक्रम देख लीजिए, सरकार कहीं गंभीर नहीं है। सरकार प्रयास भी नहीं करती है, न सरकार के निगम प्रयास करते हैं। निगमों की स्थिति आप देख लो, देहरादून जैसा निगम, देहरादून अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय शहर कहलाता है, वो 68 नंबर पर 68वें नंबर पर है। तो आप स्वयं लगा सकते हैं स्वच्छता अभियान में राज्य की स्थिति क्या है। इधर उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियरों ने अपनी 18 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है और उसी कड़ी में उत्तराखंड पावर जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के बैनर तले तीनों निगमों के जेईई अधिकारियों ने ईसी रोड स्थित यूपीसीएल कार्यालय में सत्याग्रह किया रखा और संगठन ने सरकार को साफ तौर पर चेतावनी दी, यदि उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो आने वाले समय में संगठन के सदस्य सवेरे 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे के बाद विभागीय मोबाइल स्विच ऑफ करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष आनंद रावत ने कहा कि विगत कई वर्षों से अवर अभियंता संवर्ग के सदस्य सहायक अभियंता और अधिशासी अभियंता के रिक्त पदों पर पदोन्नति की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। उन्होंने कहा कि निगम प्रबंधन अवर अभियंता संवर्ग के सदस्यों के प्रति पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर भेदभाव की नीति अपना रहे हैं, जिनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। सरकार ने जो एस्मा लगाया है, बाकी जितने भी राज्य सरकार की गाइडलाइन है, हम उसका पूरा सम्मान करते हैं। ये हमारा सिर्फ 2 घंटे का एक सत्याग्रह है, क्योंकि कई वर्षों से जो निगम के साथ हमारी कई बार वार्ताएं भी हुई, प्रमोशन रुके हुए हैं। आज माननीय उच्च न्यायालय ने किसी प्रकार का कोई भी स्टे नहीं दे रखा है, उसके बावजूद भी प्रमोशन नहीं किए जा रहे हैं। एई से एक्शन के प्रमोशन रुके हुए हैं, जेई से एई के प्रमोशन रुके हुए हैं, वो अन्य कई सारी जो डिमांड्स हैं। 18 सूत्रीय कार्यक्रम था जो हमने पूरी अपनी 18 मांगें थी वो शासन के सामने, निगम प्रशासन के सामने रखी। निगम प्रशासन से कल हमारी वार्ता भी हुई, लेकिन उसमें कोई निर्णायक निर्णय नहीं निकल पाया, जिसके कारण मजबूरन हमें ये यहाँ पर बैठना पड़ रहा है।
इधर सरयू नदी में बने ब्रिटिश कालीन पैदल पुल को खोले जाने की मांग को लेकर आंदोलत नगर के व्यापारी और उपजिलाधिकारी बागेश्वर मोनिका के बीच समझौता हो गया है। आपको बता दें कि बागेश्वर नगर में स्थित ब्रिटिश कालीन पैदल पुल को प्रशासन द्वारा आवाजाही के लिए बंद किया गया है और जिससे नगर के व्यापारी आक्रोशित थे। 6 माह से वो सरकार से पुल खोलने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में बागेश्वर के व्यापारियों का बढ़ता विरोध देख बागेश्वर की विधायक हरकत में आई। ब्रिटिश कालीन पैदल पुल की मरम्मत की मांग को बागेश्वर की विधायक पार्वती दास द्वारा कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज के सम्मुख रखा गया। विधायक और प्रदेश सरकार के दखल के बाद बागेश्वर के व्यापारियों का अग्रिम आंदोलन स्थगित हो गया है। आज जो है जितने भी हमारे यहाँ पे व्यापार संघ के पदाधिकारी हैं, चाहे वो हमारे जनपद स्तर के हो या फिर प्रदेश स्तर के हैं, तो जिलाधिकारी महोदया के अध्यक्षता में उनसे वार्ता भी हुई थी। उनके द्वारा जो कल बाजारबंदी करी गई थी, मेन हमारा जो यहाँ पे झूला पुल है उसके रिपेयर के लिए और उसको खोलने के लिए, तो व्यापारियों को यहाँ पे अवगत करा दिया गया है कि जो हमारी CSIR का जो सेंट्रल का इंस्टीट्यूट है वो एक बार तो ऑलरेडी यहाँ पे विजिट कर चुके हैं, इसका सेफ्टी ऑडिट कर चुके हैं, बट उनके द्वारा फर्दर एक डिटेल्ड सर्वे के लिए एक धनराशि की डिमांड करी गई थी। वो धनराशि जो है जिले स्तर से DM मैडम के द्वारा स्वीकृत भी करी जा चुकी है और उनको वो ट्रांसफर भी हो चुकी है। और जो हमारा CSIR इंस्टीट्यूट है उनके द्वारा एक टेंटेटिव प्रोग्राम भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है कि वो लगभग जो है हमारा फरवरी फर्स्ट वीक में यहाँ पे आएंगे और पूरा एक कंप्लीट सर्वे करेंगे इस पुल का, और जो भी इसमें टेक्निकल रिकमेंडेशन होगी लगभग हमें 1.5 महीने में एक फाइनल रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी। जो हमारी क्षेत्र की माननीय विधायक है श्रीमती पार्वती दास जी, उनके द्वारा माननीय मंत्री श्री सतपाल महाराज जी के साथ भी इस क्रम में भेंटवार्ता करी गई थी और माननीय मंत्री जी के द्वारा भी इस झूला पुल में यदि किसी भी प्रकार की जो बजट की है या किसी भी प्रकार की रिपेयर की आवश्यकता हो उसमें त्वरित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। RTO देहरादून में एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसके विषय में उन्होंने बताते हुए कहा कि बीती 23 दिसंबर को RTO में महत्वपूर्ण बैठक थी और जिसमें RTO मेंबर ने मुख्य 2 बिंदुओं पर चर्चा की, जिसमें पहले नंबर पर देहरादून और हरिद्वार जैसे शहरों में ट्रैफिक कंजेशन को हल करने के लिए और दूसरा बाहरी क्षेत्रों में अच्छी परिवहन सेवा उपलब्ध करवाने के लिए चर्चा की गई। इसके अंतर्गत निर्णय लिया गया कि देहरादून शहर में ट्रैफिक को लेकर जो कंजेशन जोन बनाए गए हैं, जिसमें घंटा घर से लेकर दिलाराम चौक तक, घंटा घर से लेकर सर्वे चौक तक और घंटा घर से लेकर बिंदल पुल तक, इस जोन के अंदर जितने भी सार्वजनिक वाहन संचालित होंगे उन्हें GPS से सुसज्जित किया जाना है, जिससे ट्रैफिक पुलिस द्वारा उन पर नजर रखी जाए और आवश्यकता पड़ने पर ट्रैफिक को सुचारू रखा जाए। और इसके अतिरिक्त बाहरी क्षेत्र में परिवहन संचालन में स्टेज कैरेज के अंदर नए परमिट रूल बनाए गए हैं। इसके वर्गीकरण के लिए शासन को भेजा गया है, जिसमें हमारे द्वारा बसों और छोटी बसों का संचालन किया जाएगा, जिससे कम मूल्य पर लोगों को परिवहन सेवा उपलब्ध हो सके। देखिए, ये आपकी बात ठीक है कि इसमें हमारे द्वारा स्टेज कैरेज के वो चलाए गए हैं और हमारे इसमें चेकिंग के वक्त 100% तो उसमें कंप्लाइंस नहीं हो रही है, लेकिन इसके अंतर्गत हमारे स्पष्ट तौर पर हम लोग द्वारा लिखित निर्देश दिए गए हैं कि जो भी यूनियंस हैं वो अपने ये स्टैंड के अनुसार संचालित होंगे। इधर जिलाधिकारी पौड़ी डॉक्टर आशीष चौहान की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विभिन्न अधिकारियों, राजनीतिक पदाधिकारियों और नागरिक समाज के प्रतिनिधियों के साथ आगामी 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक जनपद में आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों को लेकर समीक्षा बैठक आयोजित की गई और इस दौरान जिलाधिकारी ने जनपद के मठ, मंदिर, देवालयों, समस्त नदियों के किनारे, स्नान घाटों में विशेष सहभागिता में स्वच्छता अभियान चलाने, समस्त नगर निकायों व जिला पंचायती राज विभाग को अपने अपने क्षेत्रांतर्गत इस अवधि में लगातार व्यापक साफ सफाई बरतने तथा समस्त विभागों को अपने अपने स्तर पर भी नियमित रूप से साफ सफाई और श्रमदान कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने सभी विभागों तथा पदाधिकारियों को आयोजित किए जाने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों और हर्षोल्लास आयोजन में समाज के सभी वर्गों का प्रतिभाग करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने महिला मंगल दलों, युवा मंगल दलों, स्वयं सहायता समूहों, योजनाओं के लाभार्थियों, स्कूली बच्चों, श्रमिकों सभी को दीपोत्सव और सांस्कृतिक आयोजन का हिस्सा बनवाने के निर्देश भी इस दौरान दिए। महोदय और संस्कृति विभाग के स्तर से विस्तृत दिशा निर्देश इसमें दिए गए हैं और इस संबंध में एक BC में भी हमें अभी डायरेक्शन मिल रहे हैं। इसमें 14 जनवरी से लगाकर 22 जनवरी तक हमें विभिन्न प्रोग्राम्स को करवाना है या विभिन्न कार्यक्रम जो आयोजित किए जाने हैं, जिसमें स्वच्छता मुख्य रूप से भी रहेगा। उसके अतिरिक्त काफ़ी व्यापक जन सहभागिता के आधार पर दीपोत्सव का प्रोग्राम है, यहाँ कलश यात्रा की जानी है,
और इस तरीके के जो संस्कृति से संबंधित महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स पे जो प्रोग्राम करवाने, तो इस मैटर में डायरेक्शंस भी हम लोगों की तरफ से जारी कर दिए गए हैं। बीडीओ और एसडीएम के लेवल पर, ग्राम स्तर पर या जनपद स्तर पर व्यापक रूप से इसे किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना, इससे रिलेटेड तैयारियां की जा रही हैं। इधर आरटीओ राजेंद्र विराटिया के नेतृत्व में संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने मसूरी से संचालित की जा रही टैक्सी स्कूटियों का सत्यापन करने हेतु एक शिविर का आयोजन किया, जिसमें करीब 200 स्कूटियों का सत्यापन किया गया। बाकी स्कूटियों का सत्यापन इसी माह एक और शिविर लगाकर किया जाएगा। नगर पालिका टाउन हॉल के प्रांगण में संभागीय परिवहन विभाग की टीम ने टैक्सी स्कूटियों का सत्यापन किया, जिसमें उनका लाइसेंस और अन्य कागजात देखे गए। मौके पर मौजूद आरटीओ राजेंद्र विटारिया ने बताया कि मसूरी से संचालित की जाने वाली टैक्सी स्कूटियों के सत्यापन के लिए शिविर लगाया गया, जिसमें करीब 200 स्कूटियों का सत्यापन किया गया। उन्होंने बताया कि मसूरी में करीब 36 लाइसेंस हैं, जिनके तहत करीब 500 स्कूटियां और बाइकें संचालित की जा रही हैं। पहले चरण के बाद दूसरा चरण शुरू किया जाएगा, जिसमें टैक्सी स्कूटियों की पार्किंग, वेटिंग रूम और अन्य चीजों का सत्यापन मौके पर जाकर किया जाएगा। अच्छी स्कीम थी, क्योंकि टूरिस्ट के लिए बहुत अच्छी स्कीम है, क्योंकि आदमी आता है और मेरे ख्याल से 3-400 में पूरी मसूरी घूम के चलता है एक दिन में। और दूसरी बात जो सत्यापन कर रहे हैं, सत्यापन अच्छी बात है कि सत्यापन होना चाहिए। और आरटीओ साहब का कहना यह था कि जो नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी करी जाएगी उसका चालान किया जाएगा, और जो यथास्थान चलाते रहेंगे तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं। नो पार्किंग में कभी भी हमारा कोई स्कूटी संचालक गाड़ी खड़ी नहीं करता है, वो कस्टमर जाके खड़ी करता है, और वो कस्टमर को पता नहीं होता कि उसे गाड़ी कहाँ खड़ी करनी होती है। और हमारा कोई भी स्कूटी संचालक नो पार्किंग में गाड़ी खड़ी नहीं करता है, वो कस्टमर खड़ी करता है, वो कस्टमर की गलती है। हमारे संचालकों की तरफ से कोई ऐसी गलती नहीं की जाती है, और हम अपने संचालकों को समझाएंगे कि वो अपनी पार्किंग में खड़ी कर वहाँ से यथास्थान चलाएं, उससे मसूरी की व्यवस्था बनी रहेगी। और हम चाहते हैं कि मसूरी की व्यवस्था बनी रहे और टूरिस्ट को अच्छे सर्विसेज मिले। किस तरीके से हमको सकता है कि जो परिवहन निगम की जो ये अभियान चलाया गया, बहुत अच्छा अभियान है, बहुत अच्छी शुरुआत है, और इसमें सबको अवेयरनेस होगी, सब अपनी अपनी पार्किंग में गाड़ी खड़ी करके चलाएंगे, इससे सबको फायदा होगा। सुंदरपुर गांव में एक तेंदुए ने खेत में डेरा डाल रखा है, और जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल काफी बना हुआ है। गुरुवार को वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे खदेड़ा, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि तेंदुआ वहीं पर जमा हुआ है। जबकि ग्रामीणों ने बताया कि रात को तेंदुआ इनके बाड़े में से 2 मुर्गी और बतख उठा कर ले गया। वहीं रुद्रपुर विधायक शिव अरोरा वरिष्ठ भाजपा नेता अमित नारंग के साथ गांव पहुंचे और उन्होंने ग्रामीणों का हालचाल जाना, और इस दौरान उन्होंने वन विभाग के आला अधिकारियों से बात कर तेंदुए को जल्द से जल्द पकड़कर जंगल में छोड़ने को कहा है, जिससे ग्रामीणों को भय से मुक्ति मिल सके। उधर सुंदरपुर गांव वाले रात को जागकर और पहरा देकर रात बिता रहे हैं। वन विभाग की टीम लगातार कॉम्बिंग कर रही है। हमारे नजरों में तो अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ, क्योंकि 2-3 दिन से हम लोग बहुत परेशान है, पूरा गांव ग्रामवासी परेशान है इसमें। मगर हमें यही आश्वासन दिया जा रहा है कि भाई हमें ऊपर से जब तक आदेश नहीं मिलेगा तब तक हम कुछ नहीं करेंगे इसमें। इसका मतलब उनका जो मोटिव है, कोई आप जब तक घायल नहीं होगा तब तक मतलब तेंदुओं को पकड़ने की प्रक्रिया नहीं की जाएगी। नहीं होगा, वही बता रहा है। जब तक यहाँ कुछ यही हम लोगों का सोच है कि अगर कोई यहाँ अभी तो जानवर खा रहा है, जैसे कुत्ता बिल्ली यही खत्म कर रहा है, उसके बाद जब बच्चे के ऊपर आएंगे तभी ये एक्शन लेंगे वन विभाग वाले। 4-5 दिनों से ये हमलावर है, किसी को अभी हताहत नहीं हुआ। अभी बत्तख मुर्गी कुत्ते इसी के ऊपर उनकी नजर है, बाकी रह रहे हैं। लोग बहुत डरे हुए हैं, घर से निकलना भी दुश्वार हो रहा है। इधर हरिद्वार में दक्षिण काली पीठ मंदिर में इन दिनों विदेशियों का जमावड़ा लगा हुआ है। विदेशी साधक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश नंद गिरी से दीक्षा लेने हुए पहुंचे हैं। अमेरिका, रूस, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों से 90 साधकों का दल हरिद्वार में यज्ञ अनुष्ठान में शामिल होकर हिंदू संस्कृति से जुड़ रहा है। सोमवार को ये सभी साधक कैलाशानंद गिरी से दीक्षा लेंगे। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बताया कि विदेशी अनुयायी हिंदू पूजा पद्धति से प्रभावित होकर काली मंदिर पीठ से जुड़ रहे हैं। हर साल दर्शन करने वाले विदेशियों की संख्या बढ़ रही है। प्रति वर्ष बहुत भारी संख्या में, और अमेरिका, टोरंटो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, अमेरिका के आसपास के ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ऐसे जो बड़े अनुयायी हैं, बड़े उच्च कोटि के लोग हैं वहाँ, बड़े अच्छे परिवार के लोग हैं वहाँ, वो सभी यहाँ आते हैं। आज लगभग 90 लोग आए। हमने 90 लोगों को यज्ञ कराया। इनको हमने सबसे पहले सुबह आध्यात्मिक दीक्षा दी,
उसके बाद इनका अभी यज्ञ हुआ, यज्ञ के बाद इनको हमने प्रसाद दिया। आज राम लला हमारे निर्विघ्न स्थापित हों, राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा न आए। प्रधानमंत्री जी का जो 11 दिन का एक अनुष्ठान चल रहा है उसको लेकर के भी हमने यज्ञ किया। अभी हमारा बहुत करीबन 1.5-2 घंटे का यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में सैकड़ों विदेशियों ने आकर के भाग लिया और वह यज्ञ हमारा अभी पूर्ण। आज रुद्रपुर में प्रशासन द्वारा आयोजित 9 दिन के सरस मेले का केंद्रीय रक्षा व पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने फीता काटकर शुभारंभ कर दिया। 9 दिनों तक चलने वाले सरस मेले में जिले व अन्य कई राज्यों से भी कई महिला सहायता समूहों ने अपने स्टॉल लगाए हैं, जिसमें महिलाओं ने अपने समूह द्वारा निर्मित उत्पादों की प्रदर्शनी लगाई। वहीं मेले में मुख्य आकर्षण हर शाम को मंच पर होने वाले उत्तराखंड की संस्कृति से संबंधित सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे, जिसमें कई लोक गायक, कई लोक नृत्य और कई मशहूर गायक अपनी प्रस्तुति देंगे। केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने इस राष्ट्रीय सरस मेले में उत्तराखंड और अन्य राज्यों से आने वाली सभी महिलाओं द्वारा निर्मित उत्पादों की जमकर तारीफ की। ये राष्ट्रीय सरस मेला हम सब के लिए पाथेय बनने वाला है। पूरे देश भर के लोग यहाँ आएंगे, वो क्या उत्पाद बना रहे हैं, कैसे अपने पैरों पर खड़े हो रहे हैं, विषम परिस्थितियों में भी उन्होंने कोई अपने को कमजोर नहीं बनाया, बल्कि अपने को और आगे बढ़ाने का जो प्रयास किया वो वास्तव में हम सबके लिए अनुकरणीय होगा। मैं अधिकतम लोगों से आग्रह करूंगा, निवेदन करूंगा कि वो यहाँ आकर माताओं बहनों को और जो हमारे जितने भी हमारी एसएचजीज हैं, उन्होंने जो एक हिम्मत का काम करके अपने समाज को, अपने अगल बगल, अपने गांव, अपने प्रदेश को और इसी तरह से देश को आगे ले जाने में मदद की है, वो अद्भुत है, अद्वितीय है। चलिए, उत्तराखंड बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।